हेलो स्टूडेंट। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बच्चों। ओके, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जैसा कि मैंने आज आप लोगों को बताया था बच्चों, हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है ना सर? सॉलिड स्टेट। ओके, गाइस सॉलिड स्टेट चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं बच्चों, कोई भी मैटर होता है ना, कोई भी मैटर होता है ना बच्चों, वो मैटर बेसिकली आप जानते हैं सर 3 स्टेट में मिलता है। ठीक है ना? पहला आप लोग जानते हैं, फर्स्ट आप लोगों को पता है सर सॉलिड। फर्स्ट तो आप लोग बोलेंगे सर सॉलिड स्टेट में मिलेगा। दूसरा आप लोग कहते हैं सर लिक्विड स्टेट में मिलेगा। और तीसरा बच्चों आप लोग कहते हैं सर गैसेस स्टेट में मिलेगा, गैस। अब आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ। आप लोगों ने बच्चों गैस स्टेट को आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ लिया है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। ठीक है ना? और लिक्विड को सर आप लोगों ने जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था ना, जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था सर, उसमें आप लोगों ने इसको पढ़ लिया हुआ है। अब आपके पास ओनली बचा हुआ है सॉलिड। ठीक है ना? तो सॉलिड आप लोग यहाँ पे पढ़ो। तो बेसिकली आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि सर सॉलिड क्या है। ठीक है ना? हम लोग कहते हैं व्हाट इज द सॉलिड, व्हाट इज द सॉलिड। बच्चों सॉलिड क्या होता है इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। सॉलिड बेसिकली एक ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिसका शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ठीक है ना? शेप भी क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है बच्चों, शेप होता है। एंड वॉल्यूम क्या होता है, एंड वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। आप अगर सपोज किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को एक जगह से अगर दूसरी जगह पे ले जाना चाहेंगे तो ये बात बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि सर आप उसको ले जा पाएंगे या उसका वहां से एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे उसका शेप चेंज हो जाए। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था सर शेप और वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है ना? सपोज आइए कंसीडर करते हैं सर इस तरीके से ये कोई एक सॉलिड। अब इसके अंदर के जो पार्टिकल है ना, ये सॉलिड क्यों है बच्चों, ये बॉडी सॉलिड क्यों है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर इसके अंदर के जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है ना बच्चों, वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के है, बिल्कुल टाइट बॉडी है। समझ रहे हैं ना? एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के है, कहीं से इधर से नहीं उधर जाना है, ना तो उधर से इधर आना है। बिल्कुल एक स्ट्रेट और स्ट्रिक्ट बॉडी है, और इस वजह से बच्चों ये सॉलिड है। ठीक है ना? इस वजह से हम ये कह सकते हैं सर कि ये जो बॉडी है ये सॉलिड हो सकती है। ठीक है ना? आइए बच्चों, कुछ हम लोग जो है इसमें कुछ कैरेक्टर जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं इसमें बोल देता हूँ, इसके बीच में जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हार्ड नेचर के बेसिकली ये होंगे, हार्ड हो जाएंगे, रिजिड बॉडी इनकी होगी। ठीक है ना? हार्ड होंगे, रिजिड बॉडी हो सकते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है ना? दूसरा मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूँ,
सर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, आप लोग जानते हैं सर ऑलरेडी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग बॉडी है, बहुत हार्ड बॉडी है, तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल हार्ड, ठीक है ना। तो सर आइए हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड सर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सॉलिड, सर सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। देखिए पहला टाइप का मैंने लिखा बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सर फर्स्ट टाइप का जो सॉलिड लिखा है ना मैंने, उसको मैं आपको कहता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा बच्चों मैं आप लोगों से कहता हूँ, दूसरा मैं आप लोगों को कहता हूँ अमोर्फस सॉलिड। अब आप बोलेंगे सर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अमोर्फस सॉलिड क्या होता है। आइए सपोज कोई भी सॉलिड कैसे बना होता है, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सपोज सर ये कोई एक सॉलिड बॉडी है, इस सॉलिड बॉडी के अंदर जो पार्टिकल होंगे ना बच्चों, वो पार्टिकल ऐसे होंगे, इस तरीके से। कहने का मतलब यह है कि सर अगर आप सॉलिड सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट देखोगे ना, तो ऐसा देखेंगे, देखो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऐसा होता है। ऐसे होते हैं पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है ना सर, वो कुछ ऐसे होता है बच्चों, आप देखिएगा इसको ध्यान से। तो आप देख रहे हैं ना सर, ये जो बॉडी है आपको ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है क्या। सर ये जो बॉडी है ये बिल्कुल एक जो है, पूरा बिल्कुल जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है इसके अंदर, ये बिल्कुल एक अलग तरीके से है। ये देखिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। तो ऐसे तो ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल जो है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बिल्कुल चिपक के रहा है। तो इस टाइप के पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है ना, तो इसको इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। सर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है सॉलिड के अंदर, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, इनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके, सर जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके उस सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ रहता है ना, उस पार्टिकल को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये जो पार्टिकल है ना, इसके क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो आप बोलेंगे जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये आपका बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर मैं किसी दूसरे टाइप के सॉलिड की बात करूं बच्चों, यहाँ पे देखो सपोज इस सॉलिड की बात करता हूँ। इस सॉलिड में मैं एक पार्टिकल यहाँ पे लगा देता हूँ, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे लगा देता हूँ, तीसरा यहाँ पे रख देता हूँ, चौथा यहाँ पे रख देता हूँ, पांचवा यहाँ पे रख देता हूँ, छठा यहाँ पे रख देता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्टिकल का कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है ना। जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है इनका क्या है बच्चों, इरेगुलर अरेंजमेंट है। इरेगुलर को अमorphous बोलते हैं सर। क्या बोला बेटा, दोबारा बोल, क्या बोला। ये अमorphous सॉलिड का है सर, इरेगुलर अरेंज। हाँ ये आप देख रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलता हूँ, एक होता है खोखला सॉलिड। खोखला सुना है ना आप लोगों ने, जिसके अंदर कुछ नहीं रहता, बाहर से सॉलिड दिखता है, पता है ना आपको।
अरे हाँ या ना तो बोलो। अरे बच्चों, आप लोगों ने कभी खोखला सॉलिड सुना है क्या? जैसे ग्लास देखा होगा। ग्लास आपने देखा होगा सर, सॉलिड तो होता है, बाहर से दिखने में सॉलिड है, लेकिन अंदर से बॉडी उसकी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है ना। तो उस टाइप के सॉलिड को, जो खोखली बॉडी होती है ना, उसको आप लोग कहते हैं अमोर्फस सॉलिड। और जो आपका स्ट्रांग बॉडी होती है ना, उसको बोला जाता है, रेगुलर अरेंजमेंट जिसका होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसमें हम ये कहेंगे, जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, ठीक है ना। तो अब देखिए, मैं थोड़ा सा इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसकी बात कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड को बोलते हैं जिनकी बॉडी स्ट्रांग होती है, जिनमें जो है जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है, कंस्टिट्यूट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है बच्चों, वो बिल्कुल रेगुलर टाइप का होता है। और अमोर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड को बोला जाता है जिनमें पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल इरेगुलर होता है, तो ऐसे सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड बोला जाता है। आइए हम लोग जानते हैं सर क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। हम लोग बच्चों आइए इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसको पढ़ते हैं सर। एक साइड आप लिख लीजिएगा क्रिस्टलाइन, और दूसरे साइड आप लोग लिख लीजिएगा अमोर्फस सॉलिड। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे पहले नंबर का देखो, इसके अंदर जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं ना, इनका क्या होता है सर? इनका मैंने आपको बताया, जो अरेंजमेंट है इनका वो कैसा होता है सर? रेगुलर होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों? इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है सर, वो कैसा होता है? वो सर आपका इरेगुलर होता है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास एक बात और बता देता हूँ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा इनके बीच में? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सर इन दोनों के बीच में, इनके बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके बीच में क्या होता है बच्चों? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो इसके बीच में क्या होता है सर? वीक होता है, ठीक है ना। तीसरा मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूँ, इनका क्या होता है सर? हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इनके केस में क्या होता है सर? लो बॉइलिंग, लो बीपी एंड एमपी होता है। इस फोर्थ पॉइंट में लिख देता हूँ, बेसिकली ये हार्ड नेचर के होते हैं। हार्ड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजिड बॉडी होती है। और ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं बच्चों। और हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल नेचर के। बात समझ में आ रही क्या, क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे बताओ भाई। यस सर। ठीक है ना। ओके, पांचवा एक और पॉइंट लिख देता हूं मैं। ये बेसिकली बच्चों एन आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है मैं आगे बताऊंगा इसको, ठीक है ना। फिलहाल आप इसको लिख लीजिए। और ये सर आइसोट्रॉपिक नेचर की, ठीक है ना। तो ये सब आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, और ये आप जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं।
चलिए सर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके सर, यहाँ पे अब देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मैं बस ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ उसके बारे में। सर क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास होते हैं सर, पहला हमारे पास होते हैं ये सब आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हम लोग उसको बोलते हैं जिनमें पोलर बॉन्ड होता है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब क्या हो जाएगा सर, जिनमें पोलर बॉन्ड हो जाएगा। बी वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए बी हम लोग ये बोल सकते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे सॉलिड को बोलते हैं सर जिनमें नॉन पोलर बॉन्ड होता है, बस। ये हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। सर जी ऐसे सॉलिड जिनमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे और चाहे तो आप बोल सकते हैं कुछ हमारे पास जो है कोवलेंट सॉलिड भी हो। कोवलेंट सॉलिड का मतलब सर जिसमें जो है क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ डायमंड, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, और सिलिकॉन कार्बाइड। इसको कोरंडम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों कोवलेंट सॉलिड हैं। ये आप लोगों को बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। सीधे हम लोग आते हैं बच्चों लैटिस सेल, ठीक है ना। क्रिस्टल लैटिस और लैटिस सेल में 1 minute. चलो सीधे सर हम लोग आते हैं 3D अरेंजमेंट में आते हैं। 2D नहीं पढ़ रहा हूं मैं सीधे आपको 3D पढ़ा रहा हूँ। सर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। बच्चों आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले सर क्रिस्टल लैटिस किसको बोला जाता है। देखिए सपोज आपके पास ये कोई एक क्यूब है, और कोई एक क्यूब ऐसा है, इस तरीके से इस क्यूब को बनाइए, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, और इस क्यूब को मैंने ऐसे 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 मिलाया, और अब यहाँ से क्या किया बच्चों, मैंने ऐसे 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 मिलाया, और इन लाइनों को ऐसे मिला दिया, ठीक है ना।
सर यहाँ से भी एक लाइन ऐसे खींच, सर ये क्रिस्टल लैटिस के बाद क्या लिखा है? एंड यूनिट सेल। ये देखो बच्चों, थोड़ा इसको बना रहा हूँ, देखिए तो सही इसको। एक ऐसा बना और एक बच्चों में आपके सामने ऐसा बनाता हूँ, देखिए एक बच्चों में आप लोगों के सामने ऐसे। एक ऐसा आपके सामने बना। देखो बच्चों, आप लोग सर इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, जरा ऐसा इसको देखने की कोशिश करें। इसमें सर क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है इन दोनों में, जरा ध्यान से देखिए। देखिए देखिए, मैं इस पॉइंट को एक पार्टिकल यहाँ पे रखता हूँ, 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 एक पार्टिकल यहाँ पे रखता हूँ। अब देखो बच्चों, ऐसे ऐसे चलो। तो आप लोग एक बात बताओ बच्चों, मुझे जरा आप लोग ध्यान से बताइए, सब लोग जरा ध्यान से देखो। आप लोग मुझे बताओ बच्चों, ये जो मैंने ये सिस्टम बनाया हुआ है और ये बी सिस्टम बनाया हुआ है, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? बताओ भाई, अरे क्या डिफरेंस दिख रहा है? आप जरा ध्यान से देखो। एक छोटा सा ये वाला जो एक क्यूब ये जो दिख रहा है ना आपको, एक क्यूब को मैंने देखो सेम ऐसा ही क्यूब यहाँ पे बना हुआ नहीं बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर ऐसे ही बहुत सारे क्यूब दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? हाँ या ना बोलो रे? Yes, sir. सबको दिख रहे हैं क्या? इस बॉक्स के अंदर ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे क्यूब। देखो एक आगे वाला क्यूब ये है, एक पीछे वाला क्यूब ये है, एक इधर वाला क्यूब है, एक इधर वाला क्यूब है, इधर नीचे वाले क्यूब है, इधर साइड वाले क्यूब है, बहुत सारे। तो एक छोटे से क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट सेल बोलते हैं। और जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे यूनिट सेल को आपस में मिलाते हैं, बहुत सारे यूनिट सेल को हम लोग जब आपस में मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है सर? एक लैटिस सेल का फॉर्मेशन होता है। आप देख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे यूनिट सेल को मैंने आपस में मिलाया हुआ है, और जब बहुत छोटे छोटे यूनिट सेल को सर मैंने आपस में मिलाया हुआ है तो आपको क्या बन के दिखाई दे रहे हैं? लैटिस सेल का फॉर्मेशन होगा। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सर वापस समझाओ ना एक बार लैटिस से फॉर्मेशन। मैंने आप लोगों को बोला बच्चों कि
आपको दिख रहा है इस लैटिस सेल में, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द लैटिस सेल। ये आप लोगों का एक क्या है सर, लैटिस सेल है। सबको समझ में आना चाहिए, बेसिक पढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा। तो आप देख रहे हैं बच्चों, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल, एक क्यूब को मैं यूनिट सेल बोल रहा हूँ। तो एक यूनिट सेल, इस तरीके से बहुत सारे यूनिट सेल को जब आपने आपस में मिलाया तो आपको एक लैटिस सेल का फॉर्मेशन हुआ। लैटिस का मतलब हिंदी में होता है बच्चों जाल। आप देख रहे हैं बहुत, जाल का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे खांचे, जाल ऐसा ही होता है, नहीं देखो ये। अरे जाल ऐसा ही तो होता है। तो आप देख रहे हैं कि सर इस तरीके से बहुत छोटे छोटे खांचे इसके अंदर होते हैं, और इन बहुत छोटे छोटे खांचों से मिलकर क्या बनता है, एक जाल बनता है। तो जाल का मतलब लैटिस। तो आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे अलग अलग टाइप के, अलग बहुत सारे यूनिट सेल को मिला के क्या बना हुआ है, एक लैटिस सेल बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे लैटिस सेल की डेफिनेशन लिखूंगा, लैटिस सेल इज द, लैटिस सेल इज द repeating unit of, repeating unit of repeating unit of monomeric unit cell। मतलब रिपीटिंग यूनिट का मतलब होता है बहुत सारे यूनिट सेल को रिपीट करने के बाद, बहुत सारे यूनिट सेल को रिपीट करने के बाद जो एक बड़ा सेल बनाया जाता है ना, तो उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है लैटिस सेल। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा एक टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, मोनोमेरी की जगह पे मैं एक टर्म लिख रहा हूँ बच्चों, उसको मैं बोलता हूँ पॉलीमेरिक। पॉली का मतलब बहुत सारे, मेरी का मतलब चेंज, चेंज, समझ रहे ना, बहुत सारे यूनिट सेल मतलब से। सर मोनोमेरिक और पोलोमेरिक एक ही है या अलग? पॉलीमेरिक अलग होता है, पॉलीमेरिक का मतलब होता है बहुत सारे, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है ना। तो हम लोग ये बोलेंगे रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमेरिक यूनिट सेल, बहुत सारे यूनिट सेल को मिलाने के बाद जो एक जाल सा बनता है ना, उसको बोला जाता है लैटिस सेल। समझ में आया बेटा? अरे अब तो आ गया होगा, समझ रहे हैं ना। तो सर ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये तो आपका लैटिस सेल है, ठीक है ना। अब देखो, इसको तो सर आपने क्या बोला, रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट ऑफ, आपने क्या बोला, यूनिट ऑफ पॉलीमेरिक यूनिट सेल, पॉलीमेरिक यूनिट सेल, है ना। और अगर आपको यूनिट सेल की डेफिनेशन बोलेंगे तो बच्चों आप यूनिट सेल क्या बोलेंगे, एक सिंगल पीस, एक सिंगल पीस ऑफ क्रिस्टल लैटिस सेल, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोनोमेरिक यूनिट, एक सिंगल मोनोमेरिक यूनिट ऑफ, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस सेल, तो इसको बोला जाता है यूनिट सेल। बहुत सारे यूनिट सेल बच्चों आपस में मिलके, बहुत सारे यूनिट सेल बच्चों आपस में मिलने के बाद क्या बनाते हैं, एक जो है क्रिस्टल लैटिस सेल को बनाते हैं। समझ में आई बात क्या? तो यूनिट सेल क्या हो गया, एक मोनोमेरिक यूनिट है, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल को जब आप आपस में मिलाओगे ना, तब जाके बच्चों आप लोगों को क्या मिलेगा, एक लैटिस सेल का फॉर्मेशन होगा। और एक लैटिस सेल के अंदर देख रहा है बहुत सारे यूनिट सेल हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो रे हाँ या ना। Yes, sir.
ठीक है ना। अच्छा आगे देखो सर, दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे ईच पॉइंट, ये देखो एक यूनिट सेल के कॉर्नर में है ना, एक यूनिट सेल पे के कॉर्नर में, तो मैं यहाँ पे लैटिस सेल के अंदर यूनिट सेल के कॉर्नर में है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईच पॉइंट इन लैटिस सेल, जो भी पॉइंट होगा लैटिस सेल इज नोन एज लैटिस पॉइंट। जो भी पॉइंट सर लैटिस सेल के अंदर होता है ना, जो भी सर यहाँ पे लैटिस सेल के अंदर होता है ना, तो आप किस नाम से जानते हैं सर? यहाँ कॉर्नर में जो भी पार्टिकल होगा, कहीं भी कॉर्नर में कोई भी पार्टिकल होगा ना, तो सर उस पार्टिकल को आप लोग, उस पॉइंट को आप लोग किस नाम से जानोगे? लैटिस पॉइंट के नाम से जानोगे। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा दूसरा एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, ईच पॉइंट लैटिस पॉइंट ऐसे लिखता हूँ, जो ये लैटिस पॉइंट होगा ना बच्चों, ये लैटिस पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो ये एटम हो सकता है, मे बी एटम, या तो ये एटम हो सकता है, या तो ये पार्टिकल हो सकता है, या तो सर ये मॉलिक्यूल हो सकता है। सर या तो ये एटम हो सकता है या पार्टिकल हो सकता है सर, और या तो ये क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको जानना है सर ये किस तरीके से हम लोग उसका नाम लिखना सीख रहे हैं। ठीक है ना। ओके, आ गया समझ में? चलो चलो बच्चों, एक मिनट आगे देखो सर। अब मैं किसी यूनिट सेल के बारे में यहाँ पे कंसीडर करने को जा रहा हूँ। देखो अब आपने कहा सर ये आपका क्या है? यूनिट सेल है। देखिए सर, ये आपने क्या कहा सर? और जब आपने बहुत छोटे छोटे यूनिट सेल को मिलाया ना, और जब बहुत छोटे छोटे यूनिट सेल को आपने मिलाया ना बच्चों, तो लैटिस सेल बन गया। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपका घर है, घर है, अब घर क्या है आपका? लैटिस सेल है, और घर के अंदर जो छोटे छोटे रूम है ना, वो यूनिट सेल है। आप अपने कंसीडर करिए अपने घर को, आप अपने घर को मान के चलिए ये एक लैटिस सेल है, और इसके अंदर जो छोटे छोटे रूम है, इनको क्या नाम से बोलेंगे सर? इनको जो है लैटिस सेल के नाम से जान, सॉरी यूनिट सेल के नाम से जान। ठीक है ना। कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, देख लीजिएगा बढ़िया। अब सुनो सर, अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ। सपोज आपने क्या किया, किसी एक कॉर्नर को कंसीडर किया, यूनिट सेल के किसी एक कॉर्नर को कंसीडर किया, इस तरीके से एक पार्टिकल आपने इस कॉर्नर पे रख दिया। ठीक है ना। इस पीछे वाले कॉर्नर पे, जैसे आपका घर का रूम है ना, रूम को कंसीडर करिए, अपने रूम को, ये आपके रूम की तरह है, देखो सेम आपके रूम की तरह ये है। देखो सपोज आपने कहा सर एक पार्टिकल आपने इस कॉर्नर में रखा, अब मैं क्या कहता हूं इसके रिस्पेक्ट में, आप ये देखिए, लेंथ को आगे ले जाइए, इसको ऐसे ले जाइए। ठीक है ना सर, इसको आप एक्स एक्सिस मानिए बच्चों, इसको वाई एक्सिस मानिए, और इसको आप जेड एक्सिस। ठीक है ना सर। सपोज इसकी लेंथ ए मान के चलिए, इसकी लेंथ बी मान के चलिए, इसकी लेंथ सी मान के चलिए, और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है ना सर,
सर इसको अल्फा मान के चलो, सर इस वाले बॉन्ड एंगल को बीटा मान के चलो, सर इस वाले बॉन्ड एंगल को आप क्या मान के चलो, गामा मान। तो टोटल 6 पैरामीटर आप देख रहे हैं, टोटल 6 पैरामीटर आप देख रहे हैं। एक तो इसमें ए बी और सी आप देख रहे हैं, इस एज लेंथ देख रहे हैं, है ना। और इसके अल्फा बीटा और गामा आप क्या देख रहे हैं बच्चों, इसके बॉन्ड एंगल देख, है ना। अब देखो ये तो आपका क्या हो गया, एक ट्यूब की तरह है, ये तो सर एक ट्यूब की तरह है। तो सर इसमें a इज इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी के बराबर होगा, हाँ या ना, तो बोलो। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा के इक्विवेलेंट होगा। अरे होगा या नहीं होगा, हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है अगर मान के चले किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, a इज इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी हो जाए। मान के चले सपोज एक ऐसे कंपाउंड की बात आप करते हैं, चलो अब इसकी बात करो बच्चों। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ से इसको यहाँ ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसमें ऐसे। तो आप देख रहे हैं यहाँ ए बी के बराबर नहीं है, और सी, क्योंकि कोई ना कोई लेंथ ऊपर नीचे हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती है, हो सकता है इसमें जो है कोई ना कोई बॉन्ड एंगल चेंज हो जाए। तो इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल है। क्या है सर, ये ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल है। या सपोज मैंने क्या कर दिया, देखो इधर, सपोज मैंने एक ऐसा बना दिया, देखो सपोज बच्चों मैंने एक ऐसा बना दिया। अब देखो इसमें क्या सारी बॉन्ड लेंथ एक थोड़े ना हो सकती है, सर किसी में लेंथ कम ज्यादा हो जाए, किसी में जो है कम ज्यादा हो जाए, किसी में बॉन्ड एंगल कम हो जाए। तो ऐसे ऐसे करके अगर मैं टोटल चेंज करूँ ना, तो बच्चों अगर मैं सपोज ऐसे ऐसे करके टोटल चेंज करूँ ना किसी भी यूनिट सेल में, कभी मैं क्या कर देता हूँ, ए को बढ़ा देता हूँ, कभी मैं ए इज इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी बोल देता हूँ, कभी मैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा बोल देता हूँ, कभी मैं ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी बोल देता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इंटू इज इक्वल टू गामा बोल देता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके बच्चों मैं इसके टोटल 7 अरेंजमेंट बना सकता हूँ। ऐसे ऐसे करके मैं टोटल 7 पॉसिबल अरेंजमेंट को यहाँ पे बना सकता हूँ। अरे समझ में आ रही बात क्या, मैं कभी ए को बढ़ा दूंगा, कभी ए को कम कर दूंगा, कभी दूसरे वाले को कम कर दूंगा। इस तरीके से ऐसे ऐसे करके मैंने आपको बोला मैं 7 अरेंजमेंट को बना सकता हूँ। वो जो 7 अरेंजमेंट है उसको बोला जाता है 7 क्रिस्टल सिस्टम। आ रहा समझ में या नहीं? सर लास्ट वाला रिपीट करो ना वापिस। मैंने कहा कि कभी मैं ए को बढ़ा देता हूँ, कभी बी को कम कर देता हूँ, कभी अल्फा को बढ़ा देता हूँ, कभी बीटा को बढ़ा देता हूँ, गामा को कम कर देता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके किसी 6 पैरामीटर में से ऐसे ऐसे करके चेंज करते जाता हूँ। तो टोटल मैं पॉसिबल कितने अरेंजमेंट बना सकता हूँ सर? 7 पॉसिबल अरेंजमेंट बना सकता हूँ। तो वो जो 7 पॉसिबल अरेंजमेंट बनेंगे उसको नाम से जाना जाता है 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जो 7 पॉसिबल अरेंजमेंट बनेंगे ना सर, उनको जो है 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जाना। तो बच्चों वो 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या क्या है, आइए जरा उनके बारे में जानने की कोशिश करें। सेवन क्रिस्टल,
सर ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है बच्चों, इसमें पहला टाइप का आपके पास सबसे पहले मैं क्रिस्टल के नाम लिखता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एज लेंथ लिखता हूँ। फिर यहाँ पे सर मैं बॉन्ड एंगल लिखता हूँ। देखिए तो पहला टाइप का मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए पहला मैं लिखता हूँ बच्चों क्यूबिक। अब क्यूबिक टाइप का जो क्रिस्टल सिस्टम होगा उसमें A इक्वल टू B इक्वल टू C के बराबर होगा। A B और C क्या होंगे, बराबर होंगे। सर A इक्वल टू B C के बराबर होगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा के इक्विवेलेंट होगा। दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राइक्लिनिक। सर पहले लिखता हूँ टेट्रागोनल, ठीक है ना। तीसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों ट्राइक्लिनिक। चौथा मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्थोरोम्बिक। पांचों में लिखता हूँ मोनोक्लिनिक। छठा में लिखता हूँ हेक्सागोनल, ठीक है ना। और सातवां में लिखता हूँ रोम्बोहेड्रल। तो सर ये जो 7 अरेंजमेंट हैं वो ये मैंने यहाँ पे बना दिए हैं बच्चों, आप देख पा रहे होंगे जस्ट। ठीक है ना। तीसरा क्या लिखा है? तीसरा मैंने लिखा हुआ है ट्राइक्लिनिक। तो सर यहाँ पे देखो बच्चों, इसके लिए A इज इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C के बराबर होता है। और इसके लिए बच्चों A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C के बराबर होता है। और सर यहाँ नीचे वाले में A इज इक्वल टू B इक्वल टू C होता है। A इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे C होता है। इसमें सर A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C हो जाता है। और यहाँ पे भी वही होता है, A डज नॉट, ठीक है ना सर। अब देखो बच्चों इनके लिए जो है सर, सबसे पहले हम लोग जो है इनके लिए बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले रोम्बोहेड्रल की अगर बात करते हैं तो सर रोम्बोहेड्रल में हमारे पास होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। हेक्सागोनल आपके पास होता है, ठीक है ना। हेक्सागोनल आपके पास होता है और ये होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इज इक्वल टू होता है 120 डिग्री, ठीक है ना। और आपके पास होता है मोनोक्लिनिक होता है। तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री होता है सर ये। और बीटा डज नॉट इक्वल टू होता है आपके पास 90 डिग्री, ठीक है ना। और सर उसके बाद हमारे पास होता है टेट्रागोनल की अगर बात करते हैं तो सर ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ऊपर वाले में भी सारे 90 डिग्री होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है अच्छा ऑर्थोरोम्बिक। ये थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा बेटा। और फिर आपके पास एक और बचा हुआ है ट्राइक्लिनिक। अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा ऐसा ही इसमें स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना सर। ये पहले एग्जाम में पूछा जाता था इनके बॉन्ड एंगल क्या होंगे, क्या इसके केस में क्या हो जाएगा करके, ठीक है ना। अब तो खैर कम पूछ रहा है, लेकिन पूछे या ना पूछे आपको ध्यान तो रखना ही है। समझ रहे हैं सर। ये जो 7 पॉसिबल अरेंजमेंट है बच्चों, ये पॉसिबल अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए किसी भी क्यूब किसी भी यूनिट सेल में अगर मैं अल्फा की वैल्यू को चेंज करूं, बीटा में थोड़ा सा चेंज करूं, गामा में थोड़ा सा चेंज करूं, तो क्या पॉसिबल अरेंजमेंट उस कंपाउंड का बन सकता है। ये आप लोगों के सामने एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है, ठीक है ना।
तो वो जो चेंजिंग आई थी सर, वो मैंने इस तरीके से आप लोगों के सामने लिख दिया है, इसको आप नोट कर सकते, समझ रहे हैं क्या? चलिए ठीक है ना, इसको आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, लिख लेना, ठीक है ना। चलो मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूँ, ठीक है बेटा। और किसी को कोई बात कहनी है क्या? No, sir. देखो तो सर अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सर वो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है सर? हम्म ऑर्थोरोम्बिक में अल्फा बीटा गामा। अरे अब वीडियो में देखना यार, वो तो मैंने कब का मिटा दिया। ऑर्थोरोम्बिक का मतलब हो जाता है कि सर जो है, आप जिसमें जो है ए इज इक्वल टू बी, सॉरी, ऑर्थोरोम्बिक में हो गया कि सर ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, एज लेंथ इक्वल नहीं होगी लेकिन बॉन्ड एंगल सबके सब 90 डिग्री होंगे, उसको बोला जाता है ऑर्थोरोम्बिक। समझ रहा है? यस सर, समझ गया। ठीक है ना। तो सर यहाँ पे हम लोग यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारे पास होता है सर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब होता है एससीसी टाइप, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें जो पार्टिकल होता है ना बच्चों, सिंपल क्यूब में पार्टिकल कहाँ पे होता है सर? ओनली कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। कॉर्नर का मतलब क्या हो गया, जरा देखिए सर। सपोज आपके पास ये एक ऐसा यूनिट सेल है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं बच्चों, इस यूनिट सेल में आप देखो 8 कॉर्नर है। एक कॉर्नर तो ये है सर, दूसरा कॉर्नर ये है, तीसरा कॉर्नर आपका ये है सर, चौथा कॉर्नर सर, चौथे नंबर का कॉर्नर ये है, पांचवें नंबर का कॉर्नर ये है, 6 नंबर का कॉर्नर ये है, 7 नंबर का कॉर्नर ये है, 8 नंबर का कॉर्नर ये है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें ओनली ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है ना, वो ओनली कॉर्नर में होता है, ऐसे यूनिट सेल को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बोला जाता है बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल। सर बीसीसी टाइप में क्या होता है, जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं ना बच्चों, जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो आपका होता है बॉडी सेंटर में। बॉडी का सेंटर मतलब बीच में, आप मान के चलिए उस कमरे को इमेजिन करिए जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं, उसके चारों, उसके जो है उसके ऊपर नीचे सारे कॉर्नर देखिए, तो आप टोटल काउंट करिए उसमें 8 कॉर्नर होंगे। आप टोटल काउंट करिए 8 कॉर्नर होंगे, ठीक है ना। 8 कॉर्नर आपको वहां पे दिखाई देंगे, ठीक है ना। 8 कॉर्नर बच्चों आप लोगों को जो है वहां पे दिखेंगे। और उस रूम के बीच वाला, अगर बीच की बात करते हैं ना, तो सर अगर उस रूम की अगर बीच में की बात करते हो, तो बीच का मतलब हो गया कि यहाँ पे बीच सेंटर, यहाँ पे, तो ये आपका बॉडी का सेंटर हो गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसमें पार्टिकल बॉडी के सेंटर प्लस कहाँ पे होते हैं बच्चों, कॉर्नर में होते हैं। ये याद रखना आप लोगों को, ये बार बार पूछा जाएगा। तो देखिए
ये पार्टिकल ऐसे कॉर्नर में है और सर बीच बॉडी के सेंटर में भी, सर बॉडी के सेंटर में भी पार्टिकल हैं और कॉर्नर में भी पार्टिकल हैं, तो ऐसे पार्टिकल को बोला जाता है बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल। समझ में आई बात क्या? एक होता है लास्ट, एक और इसमें होता है बच्चों फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देख लीजिएगा, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। सर फेस सेंटर्ड किसको बोलते हैं भाई? सर फेस सेंटर उस ऐसे यूनिट सेल को बोला जाता है जिसमें पार्टिकल फेस के सेंटर में होते हैं और प्लस हम लोग बोलते हैं, और हम लोग यहाँ पे बोलते हैं और कॉर्नर में। अब देखो सर कैसे पता लगेगा, एक बात बता देता हूँ बच्चों, मैं आप लोगों को जरा ध्यान से देखिए। एक यूनिट सेल इस तरीके से मेजर करिएगा। ये थोड़ा सा 3D है ना, तो 3D बच्चों देखिए, सपोज ये है फेस। किसको बोला जाता है? देखो किसी भी क्यूब के अंदर फेस की अगर बात करते हैं ना, तो देखो ये ऊपर वाली वॉल है ना, एक रूम को कंसीडर करिए, जिस रूम पे आप बैठे हुए हैं उस रूम पे देखिए, अपनी लेफ्ट साइड वाली वॉल देखिए, वो आपका फेस है, उसको बोलते हैं रूम का फेस सेंटर है। राइट साइड वाली वॉल देखिए, उसको बोलते हैं, जैसे ये वाली वॉल देखिए, ये इसका फेस सेंटर है। ये वाली वॉल देखिए, ये इसका फेस सेंटर है। ऊपर वाली वॉल देखिए, ये फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर है। तो मैं सारे के सारे फेस सेंटर वाले पार्टिकल पे क्या, फेस सेंटर में क्या रख रहा हूँ? पार्टिकल रख। देखो ये ऊपर वाला फेस सेंटर है, ये साइड वाला फेस सेंटर है, ये नीचे वाला फर्श फेस सेंटर है, ये इधर साइड वाला फेस सेंटर है, ये पीछे वाली वॉल फेस सेंटर है, और ये आगे वाली वॉल फेस सेंटर है ना। तो आप देख रहे हैं एक यूनिट सेल के अंदर कितने फेस सेंटर हुए? 6 हुए, नहीं हुए? बताओ, अरे हुए या नहीं हुए? Yes, sir. है ना। देख लो भाई, एक ऊपर वाली वॉल है, एक इधर वाली वॉल है, एक नीचे वाली है, और एक इधर वाली है, एक आगे फ्रंट वाली, एक पीछे वाली। तो देखिए 6 फेस। तो आप देखिए, तो फेस पे पार्टिकल हो गया, और सर कॉर्नर पे भी तो पार्टिकल होंगे। एक इस कॉर्नर में होगा, दूसरा इस कॉर्नर में होगा, तीसरा इस कॉर्नर में होगा, चौथा इस कॉर्नर में होगा, पांचवा इस कॉर्नर में होगा, छठा इस कॉर्नर में, सातवां इस कॉर्नर में, और एक इधर वाला कॉर्नर छूट गया। तो देखिए 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल हैं, एज वेल एज फेस के सेंटर में पार्टिकल आपको दिख रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, जो कि आपको बच्चों बहुत आसानी से दिख रहे होंगे। देख लीजिए, किसी को डाउट आया क्या? No, sir. No, sir. किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट आता है तो वो बोल सकता है कि सर इसको समझे। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं सर। इसमें क्या इसकी सर स्टोरी होगी, सर क्या इसकी कहानी होगी? देखो बच्चों, ठीक है ना सर। और ये आपका हो, एक और हम लोग यहाँ पे देखिए, एक और पढ़ लेते हैं। इसको हम एफसीसी बोलते हैं। एक और होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर यूनिट सेल का क्या मीनिंग होता है भाई? सर एंड सेंटर यूनिट सेल ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं जिनमें पार्टिकल कहाँ होते हैं? अल्टरनेट फेस प्लस कॉर्नर में होते हैं। अल्टरनेट फेस का मतलब हो गया कि सर आमने सामने, समझ रहे हैं क्या?
सर अल्टरनेट फेस का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, आमने सामने की बात कर रहा है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट फेस की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे क्या है आपका बच्चों, एक बात बताओ, पार्टिकल यहाँ कॉर्नर में है, बस दो पार्टिकल इसके आमने सामने रख, तो ये सर आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट फेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्टरनेट फेस प्लस कॉर्नर पे जो पार्टिकल होते हैं ना, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं, ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते सर हैं। मतलब इसमें और फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या डिफरेंस है? फेस सेंटर का, अल्टरनेट का मतलब होता है किसी एक अल्टरनेट फेस पे रहेगा, तो अल्टरनेट फेस सेंटर का मतलब हो गया किसी एक अल्टरनेट फेस पे होगा, ये आमने सामने एक ही अल्टरनेट है ना, एक में रहेगा। फेस सेंटर में क्या होता है कि सारी जगह रहता है, समझ रहे हैं ना, फेस सेंटर में सारे फेस पे पार्टिकल रहेगा, समझ रहा बेटा। फेस सेंटर में सारे के सारे फेस में आपके पार्टिकल हैं, और इसमें क्या है, ओनली दो ही फेस में तो है पार्टिकल, आमने सामने, तो उसी को तो हम अल्टरनेट फेस बोल रहे हैं। आया भाई समझ में, बोल। ठीक है ना, ओके चलो। बच्चों आओ एक यूनिट सेल को कंसीडर करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में आप क्या देख रहे हैं सर, इस यूनिट सेल में आप एक तो क्या देख पा रहे हैं, 8 कॉर्नर देख, 8 कॉर्नर देख रहे हैं। 6 क्या देख रहे हैं सर, इसमें फेस देख रहे हैं। एक बॉडी का सेंटर देख रहे हैं आप, बॉडी सेंटर 1 है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 बॉडी सेंटर, ठीक है ना, ओके। एज कितना है बेटा, एज देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 क्या है सर, इसमें एज ए सेंटर है। सर 12 इसमें क्या है, एज सेंटर है। अच्छा इधर देखो भाई, एक बात और देखो बच्चों, पीछे से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन आगे लाते हैं, मतलब रूम आपका है ना, रूम के एक कॉर्नर से, नीचे वाले कॉर्नर से सीधे बीच से होते हुए एक कॉर्नर उधर वाले कॉर्नर तक एक लाइन खींच देते हैं, मतलब यहां से सर इस वाले कॉर्नर से हम लोग क्या कर देते हैं, इस वाले कॉर्नर से बच्चों हम लोग क्या कर देते हैं, पीछे के कॉर्नर तक एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसे हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखो ये पीछे वाले कॉर्नर से भी क्या करते हैं बेटा, एक लाइन क्या करते हैं, आगे वाले कॉर्नर तक खींच देते हैं, और एक लाइन जो है सर इस पीछे वाले कॉर्नर से भी क्या कर देते हैं, आगे वाले कॉर्नर तक खींच देते हैं। आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं इसको दोबारा समझा। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, इधर देखो, आपने क्या किया बच्चों, यहाँ से पीछे वाले कॉर्नर, यहाँ पे ये पीछे का कॉर्नर है ना, ये पीछे का कॉर्नर है, तो यहाँ से आगे के कॉर्नर तक एक लाइन खींचो, ये 3D में आपके रूम में अच्छा दिखेगा, नीचे के कॉर्नर से ऊपर के कॉर्नर तक लाओ, और उधर नीचे वाले कॉर्नर से इधर साइड के ऊपर तक के कॉर्नर पे लाइन लाओ, समझ में आ जाएगा, रूम में अच्छा दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा।
ये भी पीछे वाला कॉर्नर है, इससे भी क्या करो, बॉडी के सेंटर से होते हुए क्या करो, एक लाइन आगे तक लाओ। सर ये आगे वाला कॉर्नर है, आगे से क्या करो, पीछे ले जाओ, सीधे पीछे वाले कॉर्नर तक ले जाओ, लेकिन और सर ये भी आपका क्या आगे वाला कॉर्नर है, यहाँ से पीछे वाले कॉर्नर पे सीधे लाइन। तो ये 4 लाइनें क्या हो रही है किसी यूनिट सेल के अंदर, 4 पॉसिबल लाइनें ऐसी हैं जो बॉडी के सेंटर से होके जाती है। तो ये जो पॉसिबल लाइन है ना, इसको बोला जाता है बॉडी डायगोनल। इसको बोला जाता है बॉडी डायगोनल। तो एक यूनिट सेल के अंदर 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। तो ठीक है ना बच्चों, मैंने आपको क्या बताया सर, ये जो यूनिट सेल के बारे में बता रहा था, ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है ना। तो सर मैं जो ये यूनिट सेल के बारे में बता रहा था, एक, ठीक है ना, एक हम लोग बोलते हैं सर, एक यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर जो है 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। तो आप कंसीडर कर लीजिएगा सर, एक रूम को कंसीडर करिए, उस रूम के नीचे वाले कॉर्नर तक लाइन लाइए, ऊपर नीचे वाले दोनों कॉर्नर से ऊपर वाले दोनों कॉर्नर तक लाइन लाइए, फिर ऊपर से इधर नीचे लाइए, तो 4 डायगोनल आते हैं जो बॉडी से होके निकलते हैं, तो उनको बोला जाता है बॉडी डायगोनल। बात समझ में आई बेटा, हाँ या ना बोलो। अरे कंसीडर कर पा रहे हैं कि अपने रूम में, बताओ हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब देखो सर, आइए एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं, थोड़ा सा मुझे ये वीडियो बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये मोबाइल से चल रहा है, क्योंकि ये ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। सर वो समझा रहे थे वो वापिस, क्या बोल रहा है। जो आप समझा रहे थे ना सर, वो कॉर्नर और फेसिस वाला 12 साइड्स। बॉडी डायगोनल, हाँ सर वो समझाऊँ। बॉडी डायगोनल का मैंने बोला कि अपने रूम पे एक कॉर्नर पे, एक रूम के एक कॉर्नर पे जा, वहां से क्या कर, उस कॉर्नर से एक लाइन सीधे उसके अपोजिट साइड वाले कॉर्नर पे एक लाइन खींच, तो उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। जैसे यहाँ पे ये है, जैसे यहाँ पे इसको बनाता हूं मैं, देख तो इधर, अब देख भाई, तो अगर ये पीछे से एक लाइन आगे तक लाएगा ना, पीछे वाले कॉर्नर से इसको लाया, और इधर ही पीछे से क्या करेगा, एक लाइन इधर आगे वाले कॉर्नर तक ला, है ना। और सर इधर वाले, इधर आगे से क्या कर, एक लाइन कहाँ ले जा, इधर ओ पीछे वाले कॉर्नर तक ले जा, और इधर वाले कॉर्नर से क्या कर, एक इधर, इधर पीछे वाले कॉर्नर तक ले जा। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ऐसे ही आप कितने कॉर्नर देख रहे हैं, ऐसे ही सर आप 4 लाइन देख रहे हैं जो बॉडी के सेंटर से होके गुजर रही है। ऐसे ही सर आप 4 लाइनें देख रहे हो जो बॉडी के सेंटर से होके गुजर रही है। तो ऐसी लाइनों को बोला जाता है, ऐसी लाइन को बोलते हैं बॉडी डायगोनल। अब आया समझ में। यस सर। बहुत सिंपल सी बात है यार, और हमारे पास कोई डायग्राम भी हो तो है इसका, एक्चुअली जो है ये इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि भाई 3D में समझना है,
और अगर आप फेस टू फेस होते या अगर आप अपने रूम में कंसीडर कर पा रहे हैं तो आप उसको मान के चलिए सर ऐसा ही पीछे से एक लाइन खींच लो, ठीक है ना। ऐसे मैं इसको दो अलग अलग लाइन खींचवा देता हूँ। देखो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, देखो एक काम करो बच्चों, यहां से क्या करो, इस आगे वाले कॉर्नर से एक लाइन ठीक पीछे ले जाओ और इधर वाले कॉर्नर से भी क्या करो सर, एक लाइन ठीक पीछे, ठीक है ना। दो बॉडी डायगोनल आगे सर और एक और क्यूब अलग बनाओ। चलो ऐसे एक और क्यूब बनाया। देखो सर, देखो आपने क्या कर दिया, आपने क्या किया बच्चों, सर यहां से आपने आगे वाले कॉर्नर से आपने क्या कर दिया, पीछे वाले कॉर्नर तक तो लागे। अब नंबर किसका है, पीछे वाले कॉर्नर का। अब सर नंबर किसका है सर, पीछे वाले कॉर्नर का। कहां तक के लिए, आगे वाले कॉर्नर तक के लिए नंबर है, क्योंकि ये तो निपट गए ना, ये वाले तो निपट गए सर, है ना सर। आगे से पीछे वाले तो निपट गए। अब देखो बच्चों, यहां से आपने क्या किया, एक लाइन इधर आगे खींची और यहाँ से सर आपने क्या किया, एक लाइन और इधर को खींची, ठीक है ना। तो एक ही यूनिट सेल है ना, दोनों तो एक ही है। तो आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं बच्चों, तो देखिए एक यूनिट सेल में आप जरा ध्यान से देखिए, एक यूनिट सेल में आप देख रहे हैं पॉसिबल कितने कितने डायगोनल पॉसिबल है। जो बॉडी से होके लाइन जा रही है, बॉडी से होके जो डायगोनल जाता है उसको बोला जाता है बॉडी डायगोनल। और सर कितने पॉसिबल बॉडी डायगोनल है, आप बताओ भाई कितने पॉसिबल है, कितने पॉसिबल है बताओ। 4 पॉसिबल है या नहीं है, दिख रहे हैं सभी को। यस। ओके, तो बच्चों ऐसे आपको निकालना था, इस तरीके से आप बॉडी डायगोनल की स्टडी करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, घर में इसको बढ़िया से रिपीट करिएगा। ये 3D है, कल हम इसमें और भी आगे जानेंगे। आज मैंने आज का पूरा जो लेक्चर है ये सारा बेसिक पढ़ाया आपको, ये कोई ऐसा नहीं है, कोई लेवल का नहीं है, खाली बेसिक है। हमें अभी जानना बहुत कुछ है इसके बारे में, ठीक है ना। तो फिलहाल आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करने की कोशिश करूंगा। और किसी को कोई बात कहनी है क्या बच्चों, किसी को कोई बात कहनी है क्या। No, sir. No, sir. No, sir. तो सबको बढ़िया से समझ में आया क्या। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना बेटा। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. ओके ओके Thank you, sir. Bye, sir. ओके